जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आपको मैं हिस्ट्री का पार्ट 3 पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था जिनमें मैंने बताया था आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये टॉपिक आपका था। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया था क्या, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा पाषाण काल जो है वो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल में आता है। आपको बता दें कि प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल जिस काल में कि कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला है, अर्थात उस काल के बारे में जानने के लिए हमारे पास कोई भी लिखित में एविडेंस नहीं है। इसके बाद अगर हम हड़प्पा की बात करें तो इस काल को हम कहते हैं आर्द्र ऐतिहासिक काल। दोस्तों ये ऐसा काल था जिस काल में लिखित अवशेष तो मिले लेकिन इसको पढ़ना आज भी संभव नहीं हो पाया। इसका मतलब यह है कि या तो ये लोग बहुत ज़्यादा ही पढ़े लिखे थे या हम लोग अनपढ़ हैं, जिस कारण से इनकी चीज़ों को हम पढ़ नहीं पाते हैं, जिस कारण से आज भी हड़प्पा की जो हिस्ट्री है आज वो हिस्ट्री बन के ही रह गई है। उनके बारे में हमें आज भी कोई चीज़ें ढंग से मालूम नहीं है। इतिहासकार भी उनके द्वारा की गई यूज चीज, जैसे कि उनके द्वारा बर्तन यूज किया गया, उनके मूर्तियां थी, ठीक, इसके अलावा उनके घर थे, उनको देख करके हड़प्पा के बारे में हमें चीजें बताते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा लिखित एविडेंस नहीं होने कारण आज भी हड़प्पा का इतिहास एक अनोखा इतिहास बन करके रह गया है। जो हमारा तीसरा काल है वो आपका है वैदिक काल। दोस्तों बता दूं कि वैदिक काल जो है ये आपका ऐतिहासिक काल में आता है, अर्थात ये ऐसा काल था जिस काल में लिखित स्रोत मिला है और इसका पढ़ना भी संभव हो पाया है। तो इसका मतलब ये है कि इस काल के लोग थोड़े अच्छे थे, सभ्य थे और उन्होंने ऐसी लैंग्वेज लिखी जिसको हम आज पढ़ पाए हैं। अगर ये भी ऐसे होते हड़प्पा सभ्यता वाले जैसे तो हम आज इनकी भी चीज़ों को नहीं पढ़ पाते। ठीक, तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वैदिक काल। वैदिक काल की शुरुआत कब हुई थी और इसका विस्तार कैसे हुआ था उनके बारे में आपको बताऊंगा। मैं बता दूं आपको कि जो हड़प्पा सभ्यता काल था, हड़प्पा सभ्यता काल कितना था, 2350 से लेकर कितना 1750 बीसी तक, या कोई कहता है 2500 से लेकर के 1750 बीसी तक। लेकिन कार्बन 14 के अकॉर्डिंग जो आपका है 2350 से 1750 बीसी के दौरान जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। यही अगर वैदिक सभ्यता की बात करें, वैदिक काल जो है वो आपका है 1500 से आपका 600 वर्ष। इस काल में हम दो कालखंड पढ़ते हैं। पहला आपका आता है ऋग्वेदिक काल, और आपका उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वेदिक काल का समय खंड था वो आपका 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600, ये इसका काल निर्धारण है। ठीक है दोस्तों, तो मेन रूप से हम वैदिक में पढ़ते क्या है उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे मैप के थ्रू। ठीक, तो वैदिक काल में हम किसके बारे में ज्यादा हम पढ़ते हैं। दोस्तों ये इंडिया का मैप है। मैं बताऊंगा आपको कि जो वैदिक काल है इसमें हम आर्यों के बारे में पढ़ते हैं। अब आर्य लोग कौन थे, इन्होंने किस प्रकार से आपका वैदिक सभ्यता का विकास किया। तो आर्य जिसे हम श्रेष्ठ कहते हैं, और आर्य आए कहां से, तो ये लोग मध्य एशिया से आए थे, मिडिल एशिया से। मिडिल एशिया में जो देश पड़ता है आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने भी ये देश है मिडिल एशिया में, उन्हीं देशों से
आपके आर्य लोग आए थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत करने में इन्हीं आर्य लोगों का भी काफी ज्यादा योगदान था, क्योंकि इनके साथ जो है हड़प्पा के लोगों का युद्ध हुआ और हड़प्पा के लोगों का अंत हो गया और आर्य लोग जो है भारत की तरफ अग्रसर हुए। ठीक, आर्य का अर्थ होता है संस्कृत। इंडिया में हुआ क्या था कि उस टाइम पे दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत थी। जिन्हें संस्कृत आता था उन्हें काफी उत्तम माना जाता था। भारत में उस टाइम पे संस्कृत बहुत कम लोगों को आता था, लेकिन अगर हम आर्यों की बात करें तो आर्य लोग संस्कृत से भली भांति परिचित थे। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया की ओर अग्रसर हुए और उनको लगा कि हम इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को हम संस्कृत सिखा देंगे। तो वे लोग अलग अलग भागों में, अलग अलग कबीलाओं में आप आए थे। कहां पे? आपके इधर पंजाब होते हुए सिंध प्रांत में। ठीक, तो आपके जो आर्य लोग हैं वो एक बार में ही नहीं आए थे, वो अलग अलग झुंड में आए थे। जो पहला कबीला आया था जिसे हम कहते हैं भरत कबीला, भरत कबीला, इसी के नाम पर हमारा जो देश है भारत पड़ा था। अब जो ये आर्य लोग थे ये कहां आए थे? जहां ये रुके थे उसे कहते हैं हम सप्त सिंधु। पंजाब का क्षेत्र था पाकिस्तान के अंदर में, सप्त सिंधु, जिसे हम 7 नदियों का समूह कहते हैं। यहां पर 7 नदियों का मेल होता था, इसलिए इसे हम सप्त सिंधु कहते हैं। आर्य का अर्थ क्या है? तो आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोग संस्कृत से भली भांति परिचित थे। जब आर्य लोग यहां पे आए तो 2 लोगों ने भारत के लोगों को संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी ली थी। अगर हम भारत को 2 भागों में डिवाइड कर दे तो इस साउथ भाग में, दक्षिण भाग में जो है अगस्त ऋषि, आप नाम सुने होंगे, अगस्त ऋषि और यहां पे गौतम राहुगढ़, इन्होंने भारत के अंदर संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी ली थी। जो अगस्त ऋषि थे उन्होंने दक्षिण भारत में आपको संस्कृत सिखाना लोगों को शुरू कर दिया। पहले के जो संस्कृत के मंत्र थे वो बहुत ही ज्यादा ही भारी भरकम होते थे। अगर एक बार कोई भी संस्कृत मंत्र पढ़ दे, समझ लो पहाड़ पर्वत सब बंजर हो जाते थे। अगर हम नदियों की बात करें, अगर मंत्र फूंक दिया नदी सूख जाती थी। ऐसे ही मंत्र हमारा एक गौतम राहुगढ़ ने शुरू किया था। उन्होंने संस्कृत का एक मंत्र पढ़ा और मुंह से एक धधकता हुआ आग का गोला निकाला और वे चले सप्त सिंधु से। सप्त सिंधु चलते हुए यहां अपने मुंह के अंदर गोला लेकर चलते हुए यहाँ पर कहां पाया? ये आपके उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इधर आपका जो है संस्कृत का प्रसार कर दिया। लेकिन जैसे ये बिहार के पटना में सोनपुर जगह पे आते हैं तो गंगा नदी में इनका जो आग का जो गोला था वो गिर जाता है। ठीक, और वो आग का गोला बंद हो जाता है। गौतम राहुगढ़ ने अथर्ववेद में यह कहा था कि जो भारत के जो लोग थे, जो आपके सोनपुर के लोग, ये पापी लोग हैं, क्योंकि यहां पे उनका जो है उल्का जो है गिर जाता है। ठीक, और यहां पे जो है लोग संस्कृत सीख नहीं पाते हैं और इसके बाद ये यहीं से वापस आ जाते हैं। तो संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी किसने ली थी? गौतम राहुगढ़ ने और अगस्त ऋषि ने। आर्य कौन थे? श्रेष्ठ लोग थे। वैदिक काल का कालखंड क्या था? तो 1500 से आपका 600 BC तक। ठीक, वैदिक काल का अर्थ क्या होता है? जिस काल में वेदों की रचना हुई थी। ठीक, वैदिक काल में हम देखते हैं कि प्रमुख ऋग्वेदिक काल में 3 वेदों की रचना हुई थी। ठीक, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जबकि अथर्ववेद की रचना जो है बाद में हुई थी। कब हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। तो आर्य लोग जब यहां पे आए थे भरत कबीला के साथ, तो इस एरिया में हम देखते हैं राजाओं का छोटे मोटे राजा थे, छोटे मोटे 10 राजा थे। तो 10 राजाओं ने मिलकर के युद्ध किया। किसके साथ? इन आर्यों के साथ। भरत कबीला वाले लोग बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग थे, वो कभी शक्तिशाली थे। उन्होंने क्या किया? इन 10 राजाओं के इकट्ठे वार को भी झेल लिया और इनको पराजित कर दिया। इस युद्ध को कहते हैं 10 राज्य युद्ध। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 10 राज्य युद्ध से क्या अभिप्राय है? तो 10 राजाओं का ये युद्ध था। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखते हैं आर्यों का जो है बढ़ना शुरू हो गया था। आर्यों ने यहाँ पे संस्कृत भाषा सिखानी शुरू कर दी, वेदों की रचना कर दी। वेदों की रचना करने के बाद उनका काफी ज्यादा ही यहाँ पे
फैलाव हो गया था और फिर जाकर उन्होंने अपने वंशों की स्थापना करनी शुरू कर दी। ठीक, अब बढ़ते हैं हम इसमें कि जो ऋग्वैदिक काल में जो इसका समाज था वो कितने भागों में डिवाइड था। दोस्तों पहले पढ़ते हैं समाज। समाज, अगर हम समाज की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में समाज आपके इस टाइप में थे। पहले आपके ऊपर में ईश्वर, फर्स्ट पार्ट आपका ब्राह्मण का था, सेकंड आपका क्षत्रिय का, थर्ड आपका वैश्य और लास्ट में आपका शूद्र का। ये हो गया ब्राह्मण, ये हो गया आपका क्षत्रिय, ये आपका वैश्य और ये आपका शूद्र। ये 4 तरह के समाज के अंदर लोग रहते थे। ब्राह्मण वे लोग थे उस टाइम में कर्म के आधार पर लोगों का वर्ग जो है निर्धारित किया जाता था। अर्थात जो लोग पढ़ने लिखने वाले होते थे उन्हें और पूजा पाठ करने वाले होते थे उन्हें ब्राह्मण नाम दिया गया। जो लोग युद्ध विद्या में निपुण थे उन्हें क्षत्रिय नाम दिया गया। जो लोग व्यापार, कृषि इनसे संबंध रखते थे उन्हें वैश्य नाम दिया। और जो इन तीनों की सेवा करते थे उन्हें हम शूद्र कहते हैं। ठीक, तो समाज आपके 4 भागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, तो समझ गए। इसके बाद समाज के बाद जो हमारा आता है वो था आपका पंचायत। दूसरा आपका था पंचायत। पंचायत में आपका था सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत। सभा क्या होता है? जिनमें गांव के आम लोग अपनी समस्याओं को हल करने के लिए वहां बैठक लगाते थे, उसे हम सभा कहते हैं। समिति, जहां पे केवल राजा महाराजा मंत्री लोग जो है वहां पे अपना मीटिंग आयोजित करते थे। और विदत में दोनों लोग, राजा महाराजा और पुरोहित लोग भी इसमें शामिल होते थे और अपनी समस्याओं को सॉल्व करते थे। जिस तरह से हमारे यहाँ पर भी है ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला परिषद, उस तरह से वहां भी था सभा, समिति या विदत। ठीक, ग्राम के अधिकारी को भोजक कहलाते थे, जिसे हम आज मुखिया कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से पंचायत का 3 भाग था। इसके बाद हम पढ़ते हैं यज्ञ। तीसरा जो कालखंड था उसका यज्ञ था। यज्ञ में हम पहला यज्ञ पढ़ते हैं अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ। दूसरा यज्ञ वाजपेयी यज्ञ। तीसरा यज्ञ राजश्री यज्ञ। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में कितने तरह के यज्ञ थे। तो आपका अश्वमेघ यज्ञ पहला, वाजपेयी यज्ञ दूसरा और तीसरा राजश्री यज्ञ। तो 3 प्रकार के यज्ञ। पंचायत कितने तरह थे? 3 तरह के, सभा, समिति, विदत। अब पढ़ते हैं अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है। तो हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो राजा थे वो अपने आप को और शक्तिशाली बनाने के लिए अश्वमेघ यज्ञ कराते थे। अर्थात एक नया घोड़ा लाया, सुंदर घोड़ा, उसे सजा करके यज्ञ करवाया और उसे छोड़ दिया। मतलब देखा कोई राजा था, मान लो कि अशोक ने देखा कि उसके पास का जो है, मतलब राम की बात करते हैं हम, राम ने देखा उसके पास का जो राज्य है वो खाली है और वहां पे लोग जो है कुशल मंगल से है, लेकिन वो हमारे राज्य में नहीं है। ठीक, कोई भी राजा की बात कर ले हम, तो वो अपने आप में कुछ ज्यादा ही बलशाली समझते थे। तो वो दिखाने के लिए, कहते नहीं है कि एक तरह से कि जानबूझकर टक्कर मारना। अगर आपके अंदर कुछ ज़्यादा ही खुरापात मच रहा हो, आपके अंदर ज़्यादा ही बॉडी में खुजली हो रही हो, तो हम देखते हैं कि वो आकर टक्कर मारता है ताकि मेरे से लड़े। तो पहले राजा ऐसे होते थे, तो वो लड़ाई करने के लिए क्या करते थे? अश्वमेघ यज्ञ करते थे। घोड़ा को सजा उजा करके देखो उन्हें क्या किया, उस गांव में लाके छोड़ दिया। नियम ये था कि अगर घोड़ा गांव को पार कर गया तो वो गांव उस राज्य में मिला लिया जाता था। अगर रोक दिया तो घोड़े के पीछे सेना होती थी, उससे युद्ध करना होता था। एग्जाम्पल है, मानो आप सुबह सुबह उठे, लोटा लेके गए खेत में और देखे कि भाई सामने से घोड़ा आ रहा है, क्या करोगे? वहां पर युद्ध करोगे या पहले वो काम करोगे? तो ऐसे मुसीबतें में क्या करते थे लोग? या तो युद्ध करते थे या अपने राज्य को उसके राज्य में मिला देते थे। अगर मेरे ऐसे इंटेलिजेंट लोग उस टाइम में होते तो पता क्या करते हम? एक सुंदर सी घोड़ी लाते हम, घोड़ी लाकर सजा करके घोड़े के आगे छोड़ देते।
घोड़ा घोड़ी में प्यार होता, ना घोड़ा आगे बढ़ता ना पीछे बढ़ता, राज हमारा जाता। तो उस टाइम के लोग अंदर इतना दिमाग है नहीं होगा, इसलिए वो नहीं सोचते थे। ये हो गया आपका अश्वमेध यज्ञ। अब आते हैं वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ एक ऐसा जो होता था जिसमें शस्त्रों की पूजा होती थी। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि उसमें शस्त्र दिखाए जाते थे, यज्ञ करवाए जाते थे। हमारे यहाँ शस्त्रों की पूजा 2 टाइम पे होती है, एक तो हम देखते हैं दशहरे टाइम में, और एक देखते हैं 26 जनवरी में जब पेड़ लगता है, उस टाइम हमारे सभी हथियारों को पूज करके दिखाया जाता है। तो ये आपका था वाजपेयी यज्ञ। पहले लोग जो है अपने हथियारों की पूजा करते थे साल में एक बार। राजश्री यज्ञ। राजश्री यज्ञ में जिनमें राजा महाराजा शपथ ग्रहण लेते थे, जैसे कि आपने बाहुबली देखा होगा माहिष्मती साम्राज्य के शपथ लेते हुए, तो इस तरह से बड़े से अग्निकुंड के सामने शपथ लेते थे कि हम इस राज्य की रक्षा करेंगे और शासन अच्छे ढंग से करेंगे। ये आपका अश्वमेध यज्ञ, ये आपका वाजपेयी यज्ञ, ये आपका राजश्री यज्ञ, ये आपका पंचायत 3 भाग में, सभा, समिति, विधत, ये आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हम पढ़ते हैं इनके देवता के बारे में। देवता चौथे नंबर में इसका जो विशेषता इसकी थी देवता में इसके फर्स्ट देवता थे इंद्र, जिसे हम पुरंदर कहते हैं। कई बार एग्जाम पूछते हैं पुरंदर का अर्थ क्या होता है, तो पुरंदर का अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला। तो इंद्र इनके प्रमुख देवता थे, इंद्र इनके प्रमुख देवता थे। दूसरा वरुण। वरुण किसके देवता, तो आपके तूफान के वरुण वायु के देवता। ठीक, इसके बाद तूफान के देवता कौन, तो आपका मारुति। फिर अग्नि देवता तो अग्नि। अब इसमें हम देखते हैं कि इंद्र का नाम जो है लगभग ऋग्वेद में 250 बार लिया गया है। कितने बार, 250 बार। और अग्नि का नाम 200 बार लिया गया है। इंद्र इनके सबसे प्रमुख देवताओं में से एक था। और सबसे गुस्से वाला देवता कौन था आपका, तो रुद्र। कौन था, रुद्र, इसे हम शिव कहते हैं। ये 5 तरह के देवता उनके थे। ठीक, तो इंद्र जिसे हम पुरंदर कहते हैं। ठीक, तूफान देवता मारुति। अग्नि का कितने बार यूज किया गया है, 200 बार अग्नि देवता अग्नि था। 250 बार आपका जो है इंद्र का नाम इसमें लाया गया है। किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और 10 मंडल है। जो आपके प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो कहां से लिया गया, आपका ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक, ये आपका ऋग्वेद का कालखंड था जो हमें 1500 से 1000 के बीच पड़ा। अब 1000 से 600 वर्ष में क्या पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं है, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हमारा कालखंड बहुत ही छोटा है। उसमें यह पढ़ना पड़ता है कि समाज का जो आधार था, यहां किसके आधार पर था, कर्म के आधार पर। लेकिन वहां पे क्या कर दिया, कुल के आधार पर, किसी ऋषि मुनि के आधार पर उनके वंशों को तय किया गया था। ठीक, उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी प्रजापति उनके प्रमुख देवता थे। ठीक, इसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं टोटली उत्तर वैदिक काल के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैं बता दूं एक चीज और, कि कई बार एग्जाम पूछते हैं कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों इनमें मैं आपको एक बार रिकॉलिंग करा देता हूं। आर्य लोग कौन थे, जो श्रेष्ठ थे उसे हम आर्य कहते हैं, जो संस्कृत भाषा सीखते थे, ठीक, जानते थे। इसके अलावा ऋग्वेद रचना, सामवेद और यजुर्वेद, इनकी रचना आपके वैदिक काल में हुई थी। लेकिन अथर्ववेद रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और मंडल की बात करें 10 मंडल है। समाज 4 भागों में बटा हुआ था, पंचायत 3 भागों में बटा हुआ था, यज्ञ आपके 3 तरह के थे, और इसका देवता इनके 5 तरह के इनके देवता थे। सबसे प्रमुख देवता इनके इंद्र थे, जिसे हम पुरंदर भी कहते हैं। थैंक यू।